यस स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सेकेंड डिलीवरी नॉर्मल हो इसके लिए पर्टिकुलर फीमेल को कौन से इंजेक्शन से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो वी हैव इन्वेंटेड ए एंटी-RH इंजेक्शन दैट इज कॉल्ड द रोगहम। ठीक है ना। ये क्या करता है, मां के ब्लड से जो RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हैं उनको वॉश आउट कर देता है, और अगर मां के ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडी नहीं होंगी तो फिर वो फिटस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, अगर आपको ध्यान में हो, कि मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप्स जो है उनमें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ये कैसे होते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ ये अपन ने डिसाइड किए थे। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ। ठीक है। अब देखिए, अगर कोई पर्सन जो है उसके आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर उपस्थित है तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव, क्योंकि RH पॉजिटिव है वो, और अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। ऐसे ही बी पॉजिटिव अगर RH फैक्टर है, और अगर नहीं है तो बी नेगेटिव। ऐसे ही ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ऐसे ही RH फैक्टर उपस्थित है तो O पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो O नेगेटिव। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे तो अपन कहते हैं कि यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट है वो कौन है, AB, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, O। ठीक है। लेकिन अगर और डीपली अगर आपसे पूछे और ऑप्शंस के अंदर O पॉजिटिव O नेगेटिव हो, यूनिवर्सल डोनर, और ऑप्शन ए AB, दूसरा A, तीसरा ऑप्शन O पॉजिटिव, चौथा O नेगेटिव, देन योर आंसर विल बी O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देखिए, जो O नेगेटिव है उसके पास न तो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अनुसार कोई एंटीजन है, और न ही उसके पास RH एंटीजन है, तो कोई भी एंटीजन नहीं है। तो मेरे को देने वाला कोई भी व्यक्ति जो ब्लड दे रहा है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, तो मेरी बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं शो करेगी रेस्पॉन्स में। तो O नेगेटिव जो है वो अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ऐसे ही AB में भी अगर आपसे पूछे तो AB पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो AB पॉजिटिव जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग देखिए, एट द टाइम ऑफ इंजरीज या ऑपरेशन और या कोई भी पर्टिकुलर एक्सीडेंटल केसेस के अंदर बॉडी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं से ब्लड लॉस होना स्टार्ट होता है, जहां पे भी कट लगता है या चोट लगती है। तो कैसे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, कैसे वो अपन ये कह सकते हैं कि ब्लड का जो ब्लीडिंग है उसको रोका जाता है या रुकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि 99% केसेस के अंदर तो मोस्ट ऑफली ये क्या है, अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है। जब तक कोई व्यक्ति डिजीज नहीं है, जैसे डायबिटीज वगैरह से नहीं है या चोट बहुत गहरी नहीं है, तो विदाउट मेडिकल असेस या सपोर्ट अपने आप ही क्या होता है, क्लॉट बनता है और प्रोसेस क्या हो जाती है या ब्लीडिंग क्या है वो बंद हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक नेचुरल डिवाइस है जो भगवान ने अपने को दी है, जिसके कारण एक्सेस ब्लड लॉस जो है वो रुकता है। ठीक है। एक्सेस ब्लड लॉस जो है वो क्या है, रुकता है। ये प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करने का काम कौन करता है, ब्लड की जो अपन कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर प्लेटलेट्स के बारे में अपन ने बात की थी। तो जब ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो इनिशिएट की जाती है, इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। कैसे? जो इंजर्ड सेल्स होती हैं, ध्यान से सुनना, जहां पे इंजरी हुई है, इंजर्ड सेल्स होती हैं, उनके द्वारा अट्रैक्शन पैदा करने वाले सब्सटेंसेज सिक्रेट होते हैं। इंजर्ड सेल्स सिक्रेटिंग द सब्सटेंसेज। ठीक है। और वो सब्सटेंसेज जो है वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग द, वो अट्रैक्ट करते हैं बेटा किसको, प्लेटलेट्स को। कहां पे, इंजर्ड एरिया में। तो इंजर्ड एरिया में प्लेटलेट्स क्या होंगे, गैदर होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, दे विल गैदर्ड, जहां पे भी
इंजरी हुई है, जैसे ये ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ पे इंजरी हुई है, तो यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी गैदर्ड, ठीक है ना, एक जगह पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे, यानी कि उस एरिया के आसपास क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? और उनकी स्टिकिंग जो होगी इंजर्ड सरफेस के ऊपर उस या ब्लड वेसल के ऊपर, उसके बाद में क्या होगा, वो प्लेटलेट्स चूंकि यहां पे कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो जाएगा, इंजरी के कारण ये टूट फूट हुई है, तो जो वेसल्स के अंदर जो कोलेजन फाइबर है वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। तो कोलेजन फाइबर जो एक्सपोज हुआ है, इस बात को समझ रहे हैं आप कि जो यहां पे इंजरी हुई है, तो देखिए ये वेसल्स जो है उनके अंदर कौन सा फाइबर है, वेसल्स की वॉल में कोलेजन फाइबर, तो वो कोलेजन फाइबर जो है वो क्या हो गया, एक्सपोज। एक तरफ कौन, वहां पे इकट्ठे हो गए प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स इस एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर के कांटेक्ट में आएंगे, इससे क्या होगा, प्लेटलेट्स विल डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे, यानी कि टूट फूट होगी इनके अंदर, ठीक है। और इनके डिसइंटीग्रेशन से देयर विल बी टू सब्सटेंसेज विल बी रिलीज्ड, दो सब्सटेंसेज हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। हाउ मेनी, टू, वन इज सेरोटोनिन, इज दिस क्लियर? आपको ध्यान में रखना सेरोटोनिन, ठीक है ना, और दूसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। Disintegrated platelets will secrete the two particular substances, serotonin and thromboplastin. Serotonin will contract the, कल भी अपन ने बात की थी, याद हो तो, वेसोडाइलेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे कि ब्लड के फ्लो को कम करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कर देगा किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, और ब्लड वेसल जिससे ब्लड का फ्लो वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो किस में शामिल होगा, क्लॉटिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम तो कौन कर रहा है, सेरोटोनिन, और क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। हाउ, अभी अपन देखते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस कैसे होगा। इज दिस क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, द ब्लड क्लॉटिंग इज ए नेचुरल डिवाइस फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दैट वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस ब्लड लॉस होने से अपने आप को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। व्हाट विल हैपन, दिस प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द प्लेटलेट्स, हाउ, इन इंजर्ड एरिया क्या होगा, प्लेटलेट्स आकर के क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। वो प्लेटलेट्स उस इंजर्ड एरिया के अंदर जो वॉल टूटी है ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर थे जो एक्सपोज हुए थे, वो कोलेजन फाइबर्स टच करेंगे किसको, प्लेटलेट्स को, और इनकी टचिंग के कारण या उनके कांटेक्ट में आने के कारण प्लेटलेट्स क्या होंगी, डिसइंटीग्रेट होंगी, और इनके डिसइंटीग्रेशन से क्या होगा बेटा, प्लेटलेट्स के डिसइंटीग्रेशन से सेरोटोनिन बनेगा जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है ना, और दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो क्या करेगा, क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। इज दिस क्लियर? तो अब देखिए क्लॉटिंग प्रोसेस क्या है। तो क्लॉटिंग प्रोसेस अपने आप में एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये कैस्केड है। कैस्केड का मतलब एक के बाद एक चरणबद्ध तरीके से, ठीक है ना, एक प्रोसेस होती है जिससे क्या बनता है, क्लॉट बनता है, ठीक है ना। इंजर्ड एरिया से अपन ये कह सकते हैं ब्लीडिंग रुकती है, वहां पे क्लॉट बनता है। हाउ, तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर देर आर 13 फैक्टर्स आर बीइंग इन्वॉल्व। ये सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, 13 फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पूरी की पूरी क्लॉटिंग प्रोसेस में। वो 13 फैक्टर्स कौन से हैं ये आपको सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, और वो क्या है, फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट of cancer, please arrive soon at Chandra Shekhar Hospital,
चंद्रशेखर आजाद हॉस्पिटल फरीदाबाद। ठीक है, ये जो 13 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए फॉर द फर्स्ट वन इज फॉर, तो यहां पे क्या है? एफ, तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर, तो ये है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा है ट्रीटमेंट, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैंसर Ca+2 आयंस। ठीक है, प्लीज प्रो एसिलेरिन, अराइव एसिलेरिन। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज सून, दैट इज स्टेबल फैक्टर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज एट, एट का मतलब क्या हो गया? देखिए, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नेक्स्ट चंद्रा, क्रिश मास फैक्टर। व्हाट इज दैट? क्रिश मास फैक्टर, दैट इज द फैक्टर 10th। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज शेखर स्टुअर्ट फैक्टर। इज दिस क्लियर? क्रिश मास फैक्टर को आप ये भी कह सकते हो AHF B, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। ठीक है ना, ये हो गया 9th फैक्टर। ठीक है ना, शेखर, दिस इज द 10th फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, या प्रोथ्रोम्बिनेज। आजाद, नेक्स्ट वन इज, दैट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। इज दिस क्लियर? हॉस्पिटल, दैट इज द हैगमैन, H for हैगमैन फैक्टर और द सरफेस फैक्टर। और फरीदाबाद, दैट इज फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड LL, लेकिलेरेंट, लेकिलेरेंट फैक्टर। दीज आर द 13 फैक्टर्स जो चरणबद्ध तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक, ठीक है ना, शामिल होंगे प्रोसेस के अंदर और क्या करेंगे? क्लॉटिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यू हैव टू बी रिमेंबर अबाउट दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स। इन फैक्टर्स के बारे में आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक के बाद एक काम में आएंगे और आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फैक्टर, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, दिस वन इज 10th फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, 11th, 12th एंड दिस वन इज द 13th। ये 13 फैक्टर हैं जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब इनमें भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो अपने कह सकते हैं 3rd एंड 13th दो फैक्टर यहां पे आप याद रखना, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर फॉर्म्ड बाय द, ये किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और 13th फैक्टर जो है वो किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? प्लेटलेट्स के द्वारा। बाकी के बारे में अगर पूछे आपसे तो बाकी के 11 जो फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो कहां बनते हैं? लीवर में। तो फर्स्ट एंड थर्ड कहां पे हैं? किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? प्लेटलेट्स के द्वारा। और बाकी के रिमेनिंग जो हैं वो कहां बन रहे हैं? लीवर में। एंड दीज आर ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर। और ये किस नेचर के हैं? प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। ठीक है, अब देखिए पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो दो वेज यानी कि दो रास्तों से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अपन ये कह सकते हैं ड्यूल वे
के अंदर ये स्टार्ट होगी। एक एक्सट्रेंसिक पाथवे होगा, एंड द सेकेंड वन इज इंट्रेंसिक पाथवे। ठीक है, एज्यूम कीजिए चोट वाले स्थान को, ठीक है, वहां पे कैसे क्लोट बन रहा है। तो देखिए एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होगा कि जहां पे चोट लगी है तो वहां पे जो सेल्स हैं वो कैसी हैं बेटा, इंजर्ड हैं। ठीक है, इंजर्ड सेल्स जो हैं उनके द्वारा सिक्रीशन किया जाएगा, दे विल सिक्रीट व्हाट सिक्रेट्स, टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर टीएफ। वो किसको सिक्रेट कर रही है, टिश्यू फैक्टर को। ठीक है, ये टिश्यू फैक्टर जो Ca+2 फैक्टर था, कैल्शियम फैक्टर था, उसकी सहायता से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10th को क्या करती है, एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर 10th। फैक्टर 10th को वो क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगी। कौन सा था फैक्टर 10th, याद होगा आपको, थ्रोम्बोकाइनेज। इज दिस क्लियर। अब ये जो फैक्टर 10th है इसके साथ फैक्टर 5th इनकॉर्पोरेट होगा, शामिल होगा। ठीक है, एक तरफ से तो एक्सटेंसिव पाथवे से तो ये स्टार्ट हो रहा है, जो इंजर्ड सेल्स हैं उनके कारण ये एक्टिविटी हुई। ठीक है, दूसरी ओर इंटेंसिक जो पाथवे है उसमें क्या हुआ, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इंटेंसिक पाथवे में कौन इकट्ठी हुई, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट क्या होंगी, डिसइंटीग्रेट, और प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगी, देन दे विल सिक्रीट द, क्या करेंगी, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अभी अपनी बात हुई थी, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस फॉस्फोलिपिड। ठीक है ना, कारण ये किसके कांटेक्ट में आई है, कोलेजन फाइबर के। ठीक है ना, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और फॉस्फोलिपिड को इन्होंने क्या किया है, सिक्रीट किया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कौन सा थ्रोम्बोप्लास्टिन तो पता है ना आपको, फैक्टर 3rd है ये, फैक्टर 3rd जो है उस वो क्या हुआ, सिक्रीट हुआ। अब ये जो फैक्टर 3rd है ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवेटेड कौन सा, फैक्टर 12th, हैगमैन जो फैक्टर उसको एक्टिवेट करेगा। हैगमैन फैक्टर जो है 12th, दैट विल विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन एक्टिवेट्स, किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 10th फैक्टर को, यानी कि स्टुअर्ट फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। इज दिस क्लियर। अब देखिए इसके साथ भी कौन, फैक्टर 5th इनकॉर्पोरेट हुआ, इधर से भी और इधर से भी, ये लीजिए। ठीक है, 10th फैक्टर कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज, ये लीजिए, थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। ठीक है, यानी कि कैसे एक्टिवेट हुआ, ये प्रोथ्रोम्बोकाइनेज अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गया, थ्रोम्बोकाइनेज, यानी कि एक्टिव अवस्था में आ गया। ठीक है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज जो प्रो से थ्रोम्बोकाइनेज हुआ है, ये क्या करेगा बेटा, याद होगा आपको, प्रोथ्रोम्बिन जो था उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव अवस्था होती है और थ्रोम्बिन कौन सी अवस्था होती है, एक्टिव अवस्था। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, व्हाट विल डू दिस थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन मैं यहां दिखा रहा हूं, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन के जो फाइबर्स हैं वो चोट वाली जगह पे यूं अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, उनको स्टेबलाइज कौन करेगा, ये थ्रोम्बिन केवल ये काम नहीं कर रहा है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, 13th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। और ये 13th फैक्टर को जब एक्टिवेट करेगा तो वो 13th फैक्टर क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा किसको, फाइब्रिन को। याद होगा मैंने उसको फाइब्रिन स्टेबलाइजर कहा था। इज दिस क्लियर। तो फाइब्रिन स्टेबलाइज हो जाएंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। थैंक यू।